हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। हम पढ़ रहे थे पिछले लेक्चर में स्फेरिकल मिरर के बारे में। हमने पढ़ा था कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है एंड स्फेरिकल मिरर के कौन कौन से टाइप होते हैं। दो टाइप होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। आज हम पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज, यानी कि कौन कौन सी वो चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, जिसके बेस पर हम आगे की थ्योरी, आगे के न्यूमेरिकल्स स्फेरिकल मिरर पर बेस्ड कर सकें। जी हाँ, बिल्कुल सारी चीजें हम करेंगे, लेकिन उससे पहले टर्मिनोलॉजीज, मतलब कि कौन कौन सी टर्म्स है जो यूज होती हैं, जो इंपॉर्टेंट है। ओके डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद आरिफ वेलकम करता हूं तुम्हारा स्नैप सॉल्व के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि तुम्हें पता है, लेक्चर शुरू होने से पहले हम करते हैं एक छोटा सा आसान सा क्वेश्चन। तो आज का क्वेश्चन तुम्हारे लिए ये रहा स्क्रीन पर, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग शेप अ स्फेरिकल मिरर इज टेकन, यानी कि कौन सी शेप इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन सी ऐसी शेप है जिससे हम स्फेरिकल मिरर बनाते हैं। सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, सर्कुलर रिंग एंड सिलेंडर। आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो, और नहीं पता है तो वेट करो, पूरा लेक्चर ध्यान से देखो। लेक्चर के दौरान भी समझ में आ ही जाएगा, पिछला लेक्चर देखा होगा तो बड़ी आसानी से बता पाओगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो हम पढ़ने वाले हैं क्या, टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। हेडिंग लगा सकते हो कॉपी में, टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। ओके डियर स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम यहां पर एक स्फेरिकल मिरर बनाते हैं। बेसिकली जब भी हम स्फेरिकल मिरर की स्टडी करते हैं तो ज्यादातर बार मोस्टली हम कॉनकेव मिरर से अपना काम चला लेते हैं, लेकिन जो थ्योरी होती है लगभग मोस्टली दोनों मिरर, यानी कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव, दोनों के लिए सेम होती है। तो यहां पर भी मैं एक मिरर बना रहा हूं स्फेरिकल, जो कि कॉनकेव मिरर है, लाइक दिस। इस तरीके से मैंने एक मिरर बनाया ताकि मैं सारी टर्मिनोलॉजीज तुम्हें एक एक करके समझा पाऊं, ठीक है। इस तरीके से हम अपना एक कॉनकेव मिरर बनाते हैं। ये क्या है, कॉनकेव मिरर। अब सबसे पहले इसमें जो टर्म है वो आती है पोल। सबसे पहला टर्म क्या पढ़ना है हमें, पोल। पोल के बारे में समझना है। तुम कहोगे सर पोल खंबा, नहीं, वो वाला पोल नहीं। यहां पर पोल क्या है, बेसिकली हमें पता है कि हम कोई भी स्फेरिकल मिरर के हॉलो स्फीयर से कट करते हैं। आज का क्वेश्चन, हम किसी भी मिरर को एक हॉलो स्फीयर से कट करते हैं। अब हॉलो स्फीयर से कट किया तो उसका कुछ सेंटर होगा, वो चीज हम आगे समझने वाले हैं वो क्या होता है। यहां पर जो हम पोल की बात कर रहे हैं डियर स्टूडेंट, दिस पॉइंट, ये पॉइंट क्या है, ये वो पॉइंट है जो मिरर की जो सरकमफ्रेंस है ना, ये मिरर है, इसकी जो सरकमफ्रेंस है इसका मिड पॉइंट है। यानी मिरर के सरकमफ्रेंस का मिड पॉइंट क्या कहलाता है, पोल कहलाता है। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, द मिड पॉइंट ऑफ the spherical midpoint of the circumference of spherical mirror is called as pole। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये रहा हमारा पोल, ये पॉइंट, ये जो हमने बनाया, दिस इज पोल। इसको हम किससे डिनोट कर देते हैं, इट इज डिनोटेड बाई पी। ठीक है, पी से डिनोट करते हैं। क्लियर है पहला टर्म पोल क्या होता है, ठीक है। अब एक लाइन खींची हुई है मैंने, इसको बोलते हैं डियर स्टूडेंट प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि हमारी सेकेंड जो टर्म है वो क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारी सेकेंड टर्म है जो हमें समझनी है। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस ज्यादा टफ नहीं है, एक स्ट्रेट लाइन है। कौन सी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, और जो कि कहां से पास होगी, पोल से पास होगी। ठीक, बिल्कुल आसान। प्रिंसिपल एक्सिस इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल ऑफ द मिरर, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है दैट विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मिरर। दो ही चीजें समझनी है, एक तो प्रिंसिपल एक्सिस स्ट्रेट लाइन है, पोल से पास होती है, और दूसरा परपेंडिकुलर टू मिरर होती है। तो हम क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज प्रिंसिपल एक्सिस इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल ऑफ spherical mirror, passing through the pole of spherical mirror and is perpendicular to the mirror।
समझ में आ रही दोनों बातें? ठीक है। सो दिस लाइन इज व्हाट? दिस लाइन इज अवर प्रिंसिपल एक्सिस। याद रखना, अब ये चीजें आगे यूज होंगी, ठीक है? जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, ये सारी चीजें यूज होंगी। अभी नई चीजें लगेंगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे तुम पढ़ते जाओगे ये चीजें बिल्कुल याद हो जाएंगी, इनमें कोई भी डाउट बचेगा नहीं तुम्हें। समझ में आ रही बात? तो ये पोल हो गया एंड प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। हम इसको कभी कभी ऐसे बता देते हैं कि एक्स एक्स डैश है ना, ऐसा मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस है, ना भी माने तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें बस इतना समझना है कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है ये पोल से पास होता है और मिरर के परपेंडिकुलर होता है। दैट इज इंपॉर्टेंट। परपेंडिकुलर कैसे? अगर हम इस सर्कमफ्रेंस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो उसके परपेंडिकुलर नजर आएगा। समझ में आती है इतनी बात? ठीक है, ये दोनों टर्म समझ ली। नोटबुक में नोट भी कर लिया होगा, नोटबुक में नोट जरूर कर लिया करो, क्योंकि अपने बनाए हुए नोट सबसे बेस्ट नोट्स होते हैं। ओके, सो हम बढ़ते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट हम समझेंगे। तीसरा पॉइंट है हमारा सी। कहोगे सर ये सी पॉइंट आपने कहां बना दिया, कैसे बना दिया? ध्यान से समझो मेरी बात को। हम कोई भी मिरर हॉलो स्फीयर से कट करते हैं, बिल्कुल शुरुआत में बताया था। हॉलो स्फीयर से जब कट करते हैं हम, तो उस हॉलो स्फीयर का कोई सेंटर होगा, है ना? बिना सेंटर का तो हॉलो स्फीयर हो नहीं सकता। तो जो उस हॉलो स्फीयर का सेंटर होगा, कौन से हॉलो स्फीयर का? जिससे ये मिरर कट किया गया है, जो उस हॉलो स्फीयर का सेंटर होगा वही सेंटर, यहां पर मैंने सी लिखा हुआ है, और इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी कि हॉलो स्फीयर तो हमने हटा दिया, उससे एक पार्ट कट किया। अगर मैं कहूं कि डॉटेड लाइन बनाना है तो चलो ऐसे अगर हम बना दें तो ऐसा कुछ हॉलो स्फीयर रहा होगा हमारा, ठीक है? लेकिन हमने तो हॉलो स्फीयर को हटा दिया, उससे एक छोटे से मिरर को कट कर लिया, क्योंकि हमें तो सिर्फ मिरर से काम था। तो मिरर से काम था तो मिरर को यूज कर लिया, ठीक है? लेकिन उसके सेंटर को वहीं रहने दिया, और उस सेंटर को नाम क्या दे दिया? उस सेंटर को नाम दे दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसके नाम से बदलकर? सेंटर ऑफ स्फीयर से हटाकर क्या बोलने लगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि दिस इज नॉट अ स्फीयर, दिस इज अ कर्वेचर। तो इसका सेंटर क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो थर्ड हमारा पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये बहुत आसान है। क्या लिख सकते हैं हम इसकी डेफिनेशन? इसकी डेफिनेशन है इट इज द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर from which the mirror is cut। ठीक है, जहां से हमने मिरर को कट किया उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो आई होप कि ये तीनों टर्म बड़ी आसानी समझ में आ गए। हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टर्म्स की तरफ। ये तीनों टर्म समझने के बाद अब हम बढ़ रहे हैं आगे चौथा टर्म, पांचवा टर्म समझने के लिए। तो चलो मैं ये मिटा रहा हूं, जल्दी से इसको नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके, ठीक है? समझ में आ रहा है इतना? क्लियर है इतनी चीजें? नेक्स्ट हमारा फोर्थ टर्म है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये तो बहुत आसान हो गया। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ में आ गया तो फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर समझने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों दिक्कत नहीं होगी? कि रेडियस क्या होता है? जैसे हॉलो स्फीयर है तो उसका रेडियस क्या होता है? सरकमफ्रेंस से सेंटर की डिस्टेंस, यही तो होता है रेडियस, सरकमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट से सेंटर की डिस्टेंस। यहां पर भी सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? ये है सी। तो यानी मिरर की सरकमफ्रेंस, यानी मिरर की सरकमफ्रेंस क्या है? ये मिरर के सरकमफ्रेंस से किसी भी पॉइंट से इस सी की डिस्टेंस क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी अगर मैं कहूं स्पेसिफिकली तो इस पोल से इस सी की डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी कि दिस डिस्टेंस विल बी कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसको हम डिनोट भी करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? आर से डिनोट करते हैं, ठीक है? तो हम रेडियस ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? अभी तो तुम भी बता सकते हो। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, पोल ऑफ द मिरर। क्लियर है चारों टर्म्स? पहला टर्म्स हमने पोल पढ़ा। पोल क्या है? मिड पॉइंट है सरकमफ्रेंस मिरर का। दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा? दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड परपेंडिकुलर टू द मिरर, स्फेरिकल मिरर। और
तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? वो सेंटर है जो कि हॉलो स्फीयर जिससे मिरर कट किया गया था उसका सेंटर है। अब इसको नाम क्या दे दिया जाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। चौथा हम पॉइंट पढ़ रहे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो कि क्या है? डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। लास्ट पॉइंट पांचवा जो टर्म है जो मिरर से रिलेटेड है, हमें 5 ही पढ़ना है बस, लास्ट है ये। क्या है ये? पैरेक्सियल रेज। पैरेक्सियल रेज बेसिकली तो ये मिरर का कोई पार्ट नहीं है पैरेक्सियल रेज, लेकिन ये मिरर से ही रिलेटेड है तो हम यहीं पर पढ़ लेते हैं इसको। अब ये पैरेक्सियल रेज क्या होती हैं? पैरेक्सियल रेज डियर स्टूडेंट बहुत आसान बात है। जैसे हमें पता है कि हम मिरर के सामने क्या डालते हैं? लाइट की रेज आती हैं। अब लाइट की रेज तो किसी भी तरीके से आ सकती है, किसी भी एंगल पर आ सकती है, किसी भी एंगल पर आ सकती है, बिल्कुल सही बात है। इधर से किसी भी तरीके से किसी भी एंगल पर आ सकती हैं। लेकिन कुछ रेज ऐसी होंगी जो क्या होंगी? इस मिरर पर इंसिडेंट होगी और इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी। क्या बोला मैंने? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। यानी कि वो रेज, जैसे मैं यहां पर रे बनाता हूं थोड़ा सा मिटाकर, ठीक है, यहां पे मैंने ये हटाया। अगर मैं एक रे बनाऊं इस तरीके से, जो कि कैसी है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये रे क्या कहलाएगी? पैरेक्सियल रे। वेरी इजी, राइट। पैरेक्सियल रे क्या हो गई? The light rays incident on the mirror and parallel to the principal axis। बस इसमें एक पॉइंट यही याद रखना है कि parallel to the principal axis are called as पैरेक्सियल रेज। सो आई होप कि तुमको ये पांचों के पांचों पॉइंट बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे और याद भी रह जाएंगे। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, मुझे पता लग जाता है कि तुम्हें समझ में आ रहा है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है, एनर्जी बढ़ जाती है। समझ में आ रही कोई बात? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, अपने आज के दूसरे टॉपिक की तरफ और लास्ट टॉपिक की तरफ। ये हम पढ़ रहे थे टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। हम एक लास्ट टॉपिक इसमें आज पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में, फोकल लेंथ एंड प्रिंसिपल फोकस के बारे में। वैसे तो ये मिरर का ही पार्ट है फोकल लेंथ, लेकिन हम टर्म्स में नहीं पढ़ते, उसको अलग से पढ़ते हैं, ठीक है। उसका अलग एक सिग्निफिकेंस है, वो मिरर का कोई पार्ट नहीं है लेकिन अलग सिग्निफिकेंस है, उसका इमेज फॉर्मेशन में बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे हम आगे, ठीक है। मैं इसको मिटाता हूं, लेट मी इरेज इट। नोट कर लेना नोटबुक में वीडियो को पॉज करके, ओके। सो आई जस्ट इरेज्ड इट और मिरर को मैंने वहीं पर बना रहने दिया ऐसे का जैसा, ठीक है। सारी चीजें हमने ऑलरेडी लिखी हुई हैं। इस आर को हटा देते हैं, याद रखना रेडियस ऑफ कर्वेचर याद रह जाएगा, ठीक है, ओके। अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? प्रिंसिपल फोकस। तुम कहोगे सर अभी तो प्रिंसिपल एक्सिस पढ़ा था, प्रिंसिपल फोकस आ गया। हाँ भाई, प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ, प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ। अब इसके बारे में समझते हैं। बेसिकली ये एक पॉइंट है, कहां पर है? प्रिंसिपल एक्सिस पर। दो बातें मैंने बताई, एक जो ये पॉइंट है और कहां पर है? प्रिंसिपल एक्सिस पर। अब ये पॉइंट कहां है उसकी एक डेफिनेशन है। हमने पैरेक्सियल रेज के बारे में पढ़ा। पैरेक्सियल रेज क्या है? वो रेज जो कि कहां से आती हैं? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं और मिरर पर इंसिडेंट होती हैं। अब मिरर पर इंसिडेंट होने के बाद ये रिफ्लेक्ट होंगी, क्योंकि ये तो मिरर है, पीछे से पॉलिश है, ये रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होकर किसी पॉइंट से जाएंगी। जैसे कि मैंने कहा ये यहां से रिफ्लेक्ट होगी और इस पॉइंट से जाएगी। तुम कहोगे सर आपने कैसे बना दी रे, कैसे इधर से कैसे निकल गई? अरे भाई मैंने नहीं बना दी, मैंने नहीं निकाल दी, यहां पर यूज होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बात समझ में आ रही है? अभी बताता हूं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तुम कहोगे सर यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, कैसे पता लगे? यहां पर तो नॉर्मल भी नहीं दिख रहा। प्लेन मिरर में तो बड़ी आसानी से हमको ऐसे दिख जाता था, यहां पर हम ऐसे नॉर्मल बना लेते थे और इस तरीके से हम इंसिडेंट रे देखते थे तो हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस पता लग जाता था। इसमें कैसे पता लगेगा? तो घबरा क्यों रहे हो, इसमें भी तो हम नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। किसी भी अगर हमारे पास कर्व है, कोई भी सर्कुलर चीज है, जैसे कि हमारे पास मिरर है, ये कर्व टाइप है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है कि इसमें परपेंडिकुलर खींचेंगे तो नॉर्मल मिलेगा। तो क्या करें? तो हम ये करते हैं कि जैसे मैंने कहा ये कोई एक पॉइंट था जहां पर हमारी रे जो पैरेक्सियल रे है जहां पर आई हुई थी, इस पॉइंट पर हम क्या करते हैं? इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं? टेंजेंट,
ठीक है, लेट सपोज कि हमने ये टेंजेंट ड्रॉ की, इस तरीके से एक टेंजेंट ड्रॉ की, ठीक है। अब इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर खींचते हैं, यानी कि हम कर्व के परपेंडिकुलर नहीं खींचते, हम किसके परपेंडिकुलर करते हैं, टेंजेंट के परपेंडिकुलर। अब एक चीज समझना, मैंने यहां पर एक सर्कल बनाया, ठीक है, इस सर्कल के किसी भी पॉइंट पर मैं एक टेंजेंट खींचूं, जैसे मैंने ये एक टेंजेंट खींची, ये उसका सेंटर है। जब भी हमें इस सेंटर को इस पॉइंट से मिलाऊंगा, किससे पॉइंट से, टेंजेंट वाले पॉइंट से, दैट विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर। किसी भी पॉइंट पर एक टेंजेंट खींचो तुम और उसको इससे मिलाओ, दैट विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर। यानी कि इससे क्या सीखने को हमें मिलता है, हम जब भी कभी मिरर पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे किसी भी पॉइंट पर और उस पॉइंट को हम सी से मिलाएंगे, दैट विल बी अवर नॉर्मल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यही टेंजेंट और यही तो नॉर्मल है, और ये कहां पर जाकर मिलता है, सेंटर पे। इसका मतलब ये हुआ डियर स्टूडेंट कि जब भी कभी हम किसी भी पॉइंट पर मिरर के टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद उस पॉइंट को सी से मिलाते हैं, जैसे मैं मिला रहा हूं, 1 सेकेंड, जैसे मैंने ये ऐसे मिला दिया, ठीक है, सी से मिलाया, ये मेरा क्या बनेगा, ये है नॉर्मल। अगर ये नॉर्मल है तो ये इंसिडेंस एंगल हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां पर भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यूज होता है। हम पढ़ क्या रहे हैं, प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ। ये मैंने समझाया तुम्हें कि कैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को हम यूज करके रिफ्लेक्ट कराते रहे। आगे हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे, अलग अलग इमेज फॉर्मेशन भी देखेंगे, रूल्स देखेंगे कि कैसे इमेज फॉर्म होती है। अभी बस इतना समझ लो, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब भी कभी कोई पैरेक्सियल रे किसी मिरर से, स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस को कट करती है, तो किसी पॉइंट पे कट करती है, और वो पॉइंट क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस। क्या समझ में आया? व्हेन अ पैरेक्सियल रे, क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं, व्हेन अ पैरेक्सियल रे इंसिडेंट ऑन द मिरर it intersect principal axis after reflection this intersection point, जहां पर भी intersect हुआ है, intersection point is called एज फोकस और प्रिंसिपल फोकस। दोनों चीजें, कभी कभी फोकस बोल देते हैं, प्रिंसिपल फोकस भी बोलते हैं, इनका अंतर दोनों का समझ में आएगा। प्रिंसिपल फोकस कॉल्ड एज फोकस और प्रिंसिपल फोकस। तो अब बात आती है कि क्या ये सिर्फ कॉनकेव मिरर में होता है, कॉन्वेक्स मिरर में ऐसा नहीं होता है क्या? कॉन्वेक्स मिरर में फोकस नहीं होता है? होता है। जैसे हम यहां पर देख पा रहे हैं कि जो पैरेक्सियल रे है वो हमको एक्चुअली दिख रहा है कि इंटरसेक्ट कर रही है किसी पॉइंट पर, लेकिन जब हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे, लेट मी ड्रॉ, जैसे मैंने यहां पर एक कॉन्वेक्स मिरर बनाया, ठीक है, इस तरीके से। अब इस कॉन्वेक्स मिरर में हम क्या कर रहे हैं, रे इंसिडेंट कर रहे हैं। कैसी रे? पैरेक्सियल रे। समझ में आ रहा है? ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ठीक है। अब ये पैरेक्सियल रे यहां पहुंचेगी तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन के बाद ये जो रे है, अगर हम इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाएंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां बन रहा होगा, यहां पर कहीं, ठीक है। तो हम एक नॉर्मल बनाते हैं, जिस भी पॉइंट से मिलती है उससे मिलते हुए एक नॉर्मल बनाते हैं। ऐसे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, तो ये हमारी टेंजेंट हो गई, और इसी के हिसाब से, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से, ये रे ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक। अब तुम कहोगे सर ये रे तो रिफ्लेक्ट हो गई, ये रे रिफ्लेक्ट होके अब तो कभी प्रिंसिपल एक्सिस से मिलेगी ही नहीं, तो कैसे हमें पता लगेगा कि फोकस कहां है, प्रिंसिपल फोकस कहां है? डियर स्टूडेंट, यहां पर समझना, जब ये रे यहां से रिफ्लेक्ट हो जाती है तो हम कहते हैं कि इसको पीछे एक्सटेंड करो, क्योंकि हमें ये कहीं से आती हुई दिख रही है, तो हमने इसको कहीं पीछे एक्सटेंड किया, और जब हम पीछे एक्सटेंड करते हैं तो ये रे हमें जिस पॉइंट से आती हुई दिखाई देती है उसी को हम क्या बोलने लगते हैं, प्रिंसिपल फोकस। एक्चुअली में कॉन्वेक्स मिरर में ये प्रिंसिपल फोकस कैसा होता है, वर्चुअल, और यहां पे कैसा होता है, रियल। तो यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं कि इट इंटरसेक्ट और अपीयर्स टू इंटरसेक्ट। समझ रहे हो मेरी बात को? इट इंटरसेक्ट और
it appears to intersect the principal axis after reflection. This intersection point is called as focus और principal focus. यहां पर appear होगी, यहां पर actually intersect करेगी. समझ में आ रही दोनों बातें? तो आई होप कि तुमको ये चीज समझ में आ गई होगी प्रिंसिपल फोकस क्या होता है. पैरेक्सियल रे टकराकर रिफ्लेक्ट होकर जिस भी पॉइंट को कट करे प्रिंसिपल एक्सिस में. नाउ फोकल लेंथ. फोकल लेंथ बहुत आसान है. जो भी हमारे पास ये F पॉइंट आया है, इसको हम F से डिनोट कर रहे हैं प्रिंसिपल फोकस को. इस F पॉइंट की डिस्टेंस किससे? पोल से. ये जो डिस्टेंस होगी ना F पॉइंट की पोल से, तो हम फोकल लेंथ को क्या लिखेंगे? फोकल लेंथ डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल. ठीक है, पोल से प्रिंसिपल फोकस की जो भी डिस्टेंस होगी उसको हम क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ. यहां पर ये फोकल लेंथ होगी, यहां पर ये फोकल लेंथ. सो आई होप कि तुमको आज का लेक्चर जो भी था, दो टॉपिक हमने जो भी पढ़ाई की, बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे. अब वक्त आता है कि मैं तुम्हें आंसर बताऊं जो मैंने शुरुआत में क्वेश्चन पूछा था. आई होप कि मैंने आंसर कई बार लेक्चर के दौरान ही बता दिया होगा. तुमने पढ़ा है अगर पूरा लेक्चर तो तुम्हें समझ में आया होगा कि क्या आंसर है. मिरर को हम किससे कट करके बनाते हैं? हॉलो स्फीयर. ओके डियर स्टूडेंट, सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक अगर कोई डाउट आता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में, तो तुम क्या कर सकते हो? स्नैप सॉल्व का ऐप डाउनलोड कर सकते हो, और उस ऐप की लिंक तुम्हें कहां मिल जाएगी? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.